हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्टील बीम्स, वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था आपका बीम क्या होता है, फिर बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होती है बीम में, शियर स्ट्रेस कितनी होती है बीम में, ये हमने सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें पहला पॉइंट है आपका डिफ्लेक्शंस इन बीम, यानी धरनों में विक्षेप। तो देखिए, विक्षेप क्या होता है या फिर डिफ्लेक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सपोज ये आपका एक बीम है। ठीक है। ये बीम है आपका, ये एक ऐसा बीम है कि जिस पर सिर्फ सपोर्ट लगे हुए हैं और कोई भी हमने एक्सटर्नल लोड, बाहरी लोड कोई भी नहीं लगाया है। तब उसकी पोजीशन जो है वो ये बनी हुई है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। ठीक है। लेकिन हमने क्या किया उसके बाद में, हमने एक लोड लगा दिया इस पर। ठीक है। तो हमने इस पर लोड लगाया था, लोड लगाने के बाद में क्या हुआ, इस बीम में कुछ डिफ्लेक्शन आ गया, कुछ ये जो है अपनी शेप से कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है। कुछ झुक गया नीचे, ये शेप बन गई अब इसकी लोडिंग के बाद में। ठीक। तो आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा कि बीम की जो कंडीशन है, यानी बिफोर लोडिंग जो कंडीशन है वो, और आफ्टर लोडिंग कंडीशन कौन सी है, ये वाली है। तो इन दोनों के बीच की जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, आपका डिफ्लेक्शन कहलाती है। क्लियर हो गया। देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007, यानी जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है उसने एक लिमिट दी है आपको डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है। क्या है कि डिफ्लेक्शन शुड बी लेस देन स्पैन अपॉन 325, यानी किसी भी बीम में डिफ्लेक्शन, स्टील बीम की बात चल रही है आपको यहाँ पे ये, तो स्टील बीम में जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, स्पैन अपॉन 325 से कम होना चाहिए। ठीक है। इससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आपका इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम। अब देखिए, बीम का जो इफेक्टिव स्पैन या कहते हैं प्रभावी स्पैन होता है वो कितना होता है। देखिए, ये होता है आपका क्लियर स्पैन प्लस थिकनेस ऑफ सपोर्ट। देखिए, ये कैसा होता है आपका, देखिए क्लियर स्पैन जो होता है वो सपोर्ट से सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाता है आपका क्लियर स्पैन। ठीक है। ये अंदर से अंदर तक जो डिस्टेंस है वो क्लियर स्पैन हो गया, वो हमने इसे नाम दे दिया आपका कैपिटल L। अब देखिए, इफेक्टिव स्पैन ने क्या देखा आपका थिकनेस ऑफ सपोर्ट्स। तो ये कैसा आएगा, तो देखिए इफेक्टिव स्पैन जो लेते हैं हम कहाँ से लेते हैं, वो इसके इस सपोर्ट के सेंटर से और इस वाली सपोर्ट के सेंटर तक डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस सपोर्ट के सेंटर मतलब हाफ थिकनेस इस वाली सपोर्ट की आ जाएगी और हाफ थिकनेस इस वाली सपोर्ट की आ जाएगी, तो ये बन जाएगी आपकी पूरी एक थिकनेस बन जाएगी। ठीक है। यानी टी हाफ और टी है बराबर कितना हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थिकनेस ऑफ सपोर्ट। इस तरह से आपकी ये इफेक्टिव स्पैन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है आपका वेव क्रिपलिंग। अब देखिए, वेव क्रिपलिंग क्या होता है आपका, ये देखिए जब धरन में बिंदु भार लगा हो तो बिंदु भार के कारण धरन की वेव में किसी बिंदु पर धरन के नीचे समुचित धारण क्षेत्रफल न होने के कारण पंगु होने की संभावना होती है। इस प्रक्रिया को वेव क्रिपलिंग कहते हैं। तो क्या होता है, देखिए जब हम लोड लगाते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, किसी भी बीम पे अपना लोड लगा दिया सपोज यहाँ पे, तो जब आप लोड लगाएंगे, ठीक है, और लोड क्या है, ये जो वेव क्रिपलिंग होती है मोस्टली ये आपकी पॉइंट लोड से ही होती है, क्योंकि पॉइंट लोड क्या होता है आपका कंसनट्रेटेड लोड होता है और एक ही जगह वो कंसनट्रेट कर जाता है। ठीक है। हमने लोड लगाया तो लोड लगाने से क्या हुआ, ये आपका बीम कुछ इस तरह से जो है कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बीच में। ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया मतलब जो है ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो है अपनी शेप से कुछ डिफ्लेक्ट हो गया है, तो ये कहलाता है आपका वेव क्रिपलिंग। ठीक। तो देखिए, वेव क्रिपलिंग की जो हम चेक करते हैं या फिर हम एक लिमिट रखते हैं कि कितनी स्ट्रेस होनी चाहिए हमारे बीम में कि हमारा बीम वेव क्रिपलिंग में फेल नहीं हो। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे एक जो है चेक करते हैं। क्या किया हमने, देखिए ये तो क्रॉस सेक्शन था इसका बीम का, और हमने ये कर लिया इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये वाला ले लिया है, यानी लंबाई के अलॉन्ग जो है आपके बीम कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक। इस पर क्या किया हमने, एक धरल प्लेट लगाई है, एक बेयरिंग प्लेट लगा दी है, और इस बेयरिंग प्लेट पर हमने क्या है लोडिंग की है। ठीक है। जब इस प्लेट पे हम लोडिंग करेंगे तो हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो लोड का वितरण होता है, ठीक है, बीम में वो हमारे नीचे को वो इस तरह से होता है। ठीक है। एक 30 डिग्री के एंगल पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है। ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा जो इस बीम का जो फ्लेंज था, ये इसके लिए हमने जो थिकनेस मान ली है वो आपका H2 हो गया है। ठीक। और जब हमने इस पर लोड लगाया है तो लोड लगाने के बाद में जब ये जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हमने यहाँ तक जब लिया, ये मतलब जहाँ तक कि आपका फ्लेंज वहाँ तक लिया, तो वहाँ तक की जो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान ली है वो आपके x मान ली। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये कितना 30 डिग्री बन रहा है, ये क्या है आपका ये इसका एक ट्रायंगल है, इसका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा आपका। ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये H2 हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही अगर हम सपोर्ट पर देखें तो सपोर्ट पर जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सिर्फ एक ही तरफ होगा। ठीक है। सपोर्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका जो बीम का एंड होगा वहाँ पे। क्लियर।
चलिए तो देखिए किसी धरण खंड की वेब क्रिपलिंग के लिए जांच निम्न प्रकार की जाती है। इसमें हमने मान लिया कि सिग्मा क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन बियरिंग, V1 क्या है, धरण प्लेट की थिकनेस हो जाएगी, H2 क्या है आपका, जो भी आपकी फ्लैंज है उसकी थिकनेस हो जाएगी। क्लियर। TW हो जाएगा आपका थिकनेस ऑफ वेब। ठीक है। तो देखिए जब बिंदु भार विस्तृत की किसी बिंदु पर अथवा आलम पर प्रतिक्रिया आती है तब ये भार अंशतः वेब द्वारा लिया जाता है। देखिए आपके जो बीम पे आपका लोड आ रहा है, ठीक है, तो जब वेब आपके बीम का जो है एक खंड है, ठीक है, एक पार्ट है, तो उस पर भी आपका लोड आता है, तो यानी जो लोड आता है वो वेब भी जो है आपका बियर करता है। ठीक। तो यहाँ फ्लैंज के ऊपरी रेशे को किस रेशे से भार के लिए वितरण कोण 30 डिग्री माना गया है। अब देखिए जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल हमने कितना माना है, 30 डिग्री माना है। देखिए ये जो एंगल होता है 30 से 45 के बीच में होता है, तो हमने यहाँ पे कितना मान लिया, 30 डिग्री मान लिया है। तो एक आपका एक ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे, इस तरह से बन जाता है। ये एक्स था और ये कितना था, H2 था, और ये डिस्टेंस, ये जो एंगल था ये 30 डिग्री था। तो इसमें अगर हम कोट थीटा लें तो वो कितना होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस एक्स है और परपेंडिकुलर आपका H2 है, तो ये बराबर हो जाएगा √3, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ये हमने सोल्व कर लिया, तो ये आ गया आपका H2 √3। ठीक है। तो चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु भार के लिए जो B है वो कितना है, B1 प्लस 2H2 √3। ये कैसे हो गया भाई, ये इस तरह से हो गया। देखिए जैसे इधर भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इधर भी जो है एच जो एक्स है वो कितना हो जाएगा आपका H2 √3, और इधर भी, तो दोनों तरफ हो जाएगा, तो दोनों को हमने जोड़ कर लिख दिया, ये H2 √3। ठीक है। लेकिन सपोर्ट पे क्या है, सिर्फ एक ही तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ H2 √3 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो एरिया हो जाएगा, हम वेब की बात कर रहे हैं, तो वेब में जो एरिया हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, बिंदु लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बिंदु भार के लिए कितना हो जाएगा, B1 प्लस 2H2 √3, यानी ये कितनी हो जाएगी, वहाँ पर विड्थ हो जाएगी। ठीक है। और जो आपकी वेब की थिकनेस होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एरिया निकल के आ जाएगा। आलम पर कितना आ जाएगा, वो आलम वाली जो विड्थ होगी उससे हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी वेब थिकनेस की, तो वहाँ पे भी एरिया आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबल क्या हो जाएगा आपका, भार अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है। जो वेब में आप जो देखिए, वेब में जो आपका प्रतिबल आएगा, जो स्ट्रेस आएगी वो कितनी आएगी, भार अपॉन क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। भार जो भी आ रहा होगा आपका वो होगा, हमें पता नहीं कितना भार है, लेकिन क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्या B1 2H2 √3 इंटू DW। ये बिंदु भार के लिए आ गया, और आपके अलम सपोर्ट के लिए कितना आ जाएगा, वो B1 प्लस H2 √3 इंटू DW। अब देखिए ये इतना काम हमने किया है, इसका मतलब क्या था, इसका मीनिंग क्या था, ये फिर हमने क्यों किया था ये, तो देखिए यहाँ पे देखिए, इसका मान अनुज्ञेय प्रतिबल से कम होना चाहिए। अब देखिए अनुज्ञेय प्रतिबल यानी परमिसिबल जो बियरिंग स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है आपके बीम में, 0.75 FY होती है। ठीक है। हमने जो कैलकुलेट की है, ये वाली जो स्ट्रेस आएगी आपकी, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, वास्तविक प्रतिबल जो आया है आपका, ये हमेशा जो बियरिंग स्ट्रेस है उससे कम होना चाहिए, तब हमारा बीम जो है वो क्रिपलिंग के अगेंस्ट सेफ रहेगा। ठीक है। यानी क्रिपलिंग में हमारा जो बीम है वो फेल नहीं होने वाला है। क्लियर। तो ये था आपका वेब क्रिपलिंग, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ये अच्छे से कर लेना है। देखिए चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।